प्यारे बच्चों, पूरे जोश और जुनून के साथ आप लोग तैयार हो जाएं पढ़ने के लिए। टॉपिक देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था का अनुप्रयोग। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसको निकालने से कौन कौन सा फायदा होता है, ये जानेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखे थे, एनसीईआरटी के मिसलेनियस प्रॉब्लम को देखे थे। ऐसे यौगिकों में हम लोग तत्वों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखे थे जिसमें वह तत्व एक से अधिक बार उपस्थित हो। यदि एक से अधिक बार उपस्थित हो या उनके एटमों की संख्या एक से अधिक हो तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट समान भी होता था और भिन्न भिन्न भी होता था। तो उसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग अप्रोच से देखे थे कि कैसे निकाला जाता था। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने से क्या फायदा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला एप्लीकेशन जो आपके सामने रहा यूं कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के द्वारा, इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश मीडियम इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, लेकिन समझते चलिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट के द्वारा कोवैलेंट कैरेक्टर ज्ञात किया जाता है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा कोवैलेंट है, कौन सा कंपाउंड कम कोवैलेंट है। मोर कोवैलेंट का मतलब उसमें कोवैलेंट बॉन्ड की कैरेक्टर ज्यादा होगी, अर्थात उसमें कोवैलेंट नेचर अधिक होगी, और जब कोवैलेंट नेचर अधिक होती हुई तो उसमें आयनिक नेचर कम होगा। क्लियर है। और जिसमें कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा, याद रखिएगा, वह पानी में कम घुलेगा, और जिसमें आयनिक नेचर ज्यादा होगा वो पानी में ज्यादा घुलेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के द्वारा ही हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन ज्यादा कोवैलेंट होगा, कौन लेस कोवैलेंट होगा। ज्ञात किया जाता है, देख लिखा हुआ है, जिस यौगिक में धातु का ऑक्सीडेशन नंबर, याद रखिएगा, हाई होता है वह अधिक कोवैलेंट होगा। क्लियर है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा हमारा सही होगा। यहां हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने। इसको कहते हैं FeCl3, इसको हम लोग कहते हैं फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड कहते हैं, याद रखिएगा। या इसी को हम लोग कहेंगे आयरन 3 क्लोराइड। अभी पढ़ाएंगे आयरन, रोमन अंक में हम लोग 3 लिख देते हैं, इसको स्टॉक नोटेशन कहते हैं, इसको भी चर्चा हम लोग करेंगे। बेसिक में बताएंगे आयरन 3 क्लोराइड कहते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। और एक लोहा का एक और साल्ट है जिसका नाम होता है FeCl2, FeCl2, इसी को हम लोग फेरस क्लोराइड कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? फेरस क्लोराइड कहते हैं। या इसी का नाम होता है आयरन 2 क्लोराइड, आयरन 2 क्लोराइड। अब ये दोनों साल्ट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए इसमें कौन ज्यादा कोवैलेंट होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। यहां क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1, तो 3 एकम -3, -3 को बराबर के उधर भेज दोगे। यहां लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल गया? +3। यहां देखो, यहां क्लोरीन का -1, 2 एकम -2 बराबर के इधर भेज देंगे तो आ जाएगा यहां +2। तो यहां देख रहे हैं कि यहां धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां इस धातु लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहां +2 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका हाई होता है वह अधिक कोवैलेंट होगा। कोई पूछे क्या होगा, कहना कि यह मोर कोवैलेंट होगा, मोर कोवैलेंट होगा। कोई पूछे मोर कोवैलेंट का मतलब क्या होगा, यदि इस दोनों को जल में घुलाया जाए तो याद रखना यह लेस सॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल होगा। दोनों पानी में तो जरूर घुलेगा लेकिन यह पानी में कम घुलेगा, यह पानी में ज्यादा घुलेगा। किसी को ऐतराज? इस तरह से एक ही धातु का कोई साल्ट मौजूद हो तो उसमें हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन ज्यादा कोवैलेंट होगा, कौन लेस कोवैलेंट होगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट लेते चलिएगा, जहां दिक्कत हो हमको बताइए कि सर यहां दिक्कत हो रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आपको आना ही चाहिए, नहीं आएगा यदि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ओरली तो दिक्कत होगा। एक और एग्जांपल से हम लोग समझ लें। कोई पूछ दे बताओ CuCl2 दे दे और यहां दे दे CuCl। कोई पूछे इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा बेटा जी CuCl को कहते हैं क्यूप्रस क्लोराइड और CuCl2 को कहते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रस क्यूप्रिक, कॉपर +1 अवस्था में होता है तो उसको क्यूप्रस कहते हैं, कॉपर +2 अवस्था में होता है क्यूप्रिक कहते हैं। अब कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले फाइंड आउट कर लो, इसका -1 तो इसका +1, इसका -1 होगा तो 2 एकम -2 इधर जाएगा तो +2। अब बताओ यहां कॉपर की ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो क्या कह सकते हैं यहां इस धातु के इस साल्ट में इस धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाई है, तो कह सकते हैं क्या है, मोर कोवैलेंट होगा। ये क्या होगा, लेस कोवैलेंट होगा। ये कह सकते हैं कि मोर कोवैलेंट है तो इसके तुलना में ये ज्यादा आयनिक है, ये पानी में कम घुलेगा तो ये पानी में अधिक घुलेगा। जो जितना ही कोवैलेंट नेचर का होगा, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड की कैरेक्टर जितना ही अधिक पाई जाएगी वह पानी में उतना ही कम घुलेगा, और जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड की कैरेक्टर जितना ही कम होगी, यदि कोवैलेंट बॉन्ड की कैरेक्टर घट रही है अर्थात आयनिक कैरेक्टर बढ़ रही है, तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो पानी में ज्यादा घुलेगा। कोई पूछे कि कौन पानी में ज्यादा घुलेगा, तो कहना कि यह मोर सोलेबल होगा, यह पानी में ज्यादा घुलेगा। यह क्या होगा, लेस सोलेबल होगा, पानी में कम घुलेगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं आपके सामने, बताइए इसमें कौन होगा। मैं कहूं कि SnCl4 दे दें और यहां SnCl2 दे दें। यह टीन का 2 साल्ट लेते हैं, स्टेनस क्लोराइड और स्टैनिक क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट आप डिटरमाइन कीजिए तो इसका तो -1 होता है, तो 2 एकम -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। इसका -1 होता है, 4 एकम -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, यह कह सकते हैं कि मोर कोवैलेंट नेचर का होगा। किसी को दिक्कत है, मोर कोवैलेंट हुआ अर्थात इसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगी। यह लेस कोवैलेंट हुआ, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कम हुआ। यह मोर कोवैलेंट हुआ, इसका मतलब यह पानी में कम घुलेगा। यह लेस कोवैलेंट हुआ, इसका मतलब पानी में अधिक घुलेगा। इन तमाम चीजों की हम लोग और जानकारी फैजन का नियम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहां भी चर्चा हम लोग करेंगे कि उसके द्वारा कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे डिटरमाइन करते हैं, उस पर न्यूमेरिकल भी हम बताएंगे आपको। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का पहला एप्लीकेशन को समाप्त किए कि इसके द्वारा हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन आसानी से करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे की ओर बढ़ते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट। देखिए दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट के द्वारा हम लोग ऑक्सी अम्ल की शक्ति ज्ञात करते हैं। ऑक्सी एसिड किसको कहते हैं, वैसा अम्ल, वैसा मिनरल एसिड जिसके फॉर्मूला में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी दिखाई दे। देख रहे हो, कहेंगे ऑक्सी एसिड है। कोई पूछे HNO3 कैसा एसिड है, कहना ऑक्सी एसिड है। कोई पूछे H2CO3 कैसा है, बोलना कि सर ऑक्सी एसिड है। और वैसा एसिड जिसके फॉर्मूला में केवल हाइड्रोजन दिखाई दे, ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे, उसको हाइड्रा एसिड कहते हैं। सब बेसिक में बताए हैं। कोई पूछे HCl कैसा है, HI कैसा है, HF कैसा है, कहना सर हाइड्रा एसिड है। इन्हें हैलोजन एसिड भी कहते हैं क्योंकि इसमें हैलोजन पाया जाता है। और एक और चीज बताए थे हम आपको बेटा जी कि वैसा एसिड जिसमें COOH ग्रुप पाया जाता है उसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। बोलना कोई कैसा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, इसी को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं या फॉर्मिक एसिड है। कोई पूछे बताओ ये कैसा एसिड है, बोलना कि सर ये ऑर्गेनिक एसिड है। कोई पूछे कि बताओ ये कैसा एसिड है, बोलना कि सर ये ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऑर्गेनिक एसिड की पहचान है कि उसमें COOH होता है। ऑक्सी एसिड की पहचान है कि उसमें से हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन पाया जाता है। और हाइड्रा एसिड की पहचान क्या है बेटा, हाइड्रा एसिड की पहचान है कि उसमें केवल हाइड्रोजन पाया जाएगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा। इतनी चीज तो बेसिक में हम बता चुके हैं। अब आइए हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। इसका दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के द्वारा ऑक्सी अम्ल की शक्ति ज्ञात की जाती है। कैसे ज्ञात करोगे, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम यहां होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन ऑक्सी एसिड याद रखिएगा। तो जिस ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ेगा तो उस एसिड की शक्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, देखिए एग्जांपल से इसको हम लोग समझ लेते हैं बेटा जी, यहां ध्यान दीजिए। कोई पूछे कि बताओ H2SO4 एक ऑक्सी एसिड है, इसको किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, और इसको कहते हैं H2SO3, इसको सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। यह सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है। अब कह दे कि दोनों में शक्तिशाली कौन होगा, बताओ
यहां बताइए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मानते हैं, हाइड्रोजन का +1 मानते हैं, सल्फर का निकल जाएगा क्या? ओरली निकालो। यहां 3 दूनी के 6, -6 में से हमारा 2 एकम +2, -6 में से +2 निकल गया, कितना बचा बेटा? देखो 3 दूनी के 6, क्या हम 3 दूनी के 6 कर रहे हैं? माने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और 3 है तो 3 दूनी के -6, -6 में से +2 निकल गया, कितना बचा? -6 में से +2 निकल गया तो -4, और -4 को बराबर के इधर भेज देंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का +4। आप अलग पेन पेपर से भी निकाल सकते हो। यहां बताओ तो -2, यहां +2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, -8 में से 2 निकल गया, -6 इधर जाएगा तो +6। अब बताओ यहां सेंट्रल एटम क्या है बेटा? सल्फर है। तो बताओ यहां इस ऑक्सी एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, +6 है, यहां +4 है। इन दोनों में शक्तिशाली कौन होगा? याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड इसको कहेंगे। यह क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसके तुलना में बेटा जी? H2SO3 के तुलना में। एक लड़का हमसे आदरपूर्वक पूछा कि सर सेंट्रल एटम कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानेंगे? किसी भी फॉर्मूला में जिस एटम की संख्या कम होगा वह सेंट्रल एटम होगा। जैसे PCl5 में कौन होगा? P होगा। H2SO4 में कौन होगा? S होगा। हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम कभी नहीं मानते हैं। कोई पूछे HCF4 में कौन होगा? जेनन होगा। कोई पूछे SF4 में कौन होगा? कहना कि सल्फर होगा। कोई पूछ दे कि यदि एटम की संख्या सेम हो जाए तब किसको मानेंगे? जैसे CO में जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा, इसका 2.5 होता है, इसका कितना होता है बेटा? 3.5। यहां सेंट्रल एटम C होगा। क्लियर है? तो जो किसी भी फॉर्मूला में जो एटम कम दिखाई दे, जिसकी संख्या बिल्कुल कम हो, वह सेंट्रल एटम होगा। अर्थात इसी के चारों ओर 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं या सटे हुए हैं। और हाइड्रोजन को कभी सेंट्रल एटम नहीं मानते हैं क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती है। ये तो बात समझ चुके हैं। तो सेंट्रल एटम किसको मानेंगे? याद रखना, जिसकी संख्या फॉर्मूला में कम होगी। हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम नहीं मानते। एक और एग्जांपल से आप बात को समझिएगा। कोई पूछे HNO3 इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इसको एक्वा फोर्टिस के भी नाम से जानते हैं। और इसी का भाई है HNO2, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रस एसिड। याद रखिएगा, यह अनस्टेबल होता है, नाइट्रस एसिड। दोनों में कोई पूछ दे कि बताओ कौन शक्तिशाली है? एक ही जात का एसिड होना चाहिए, एक ही एटम का एसिड होना चाहिए। यहां देखो ये नाइट्रोजन का एसिड है, यह भी नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड है, सेंट्रल एटम N है, यहां भी सेंट्रल एटम N है। कोई पूछे कि बताओ दोनों में मजबूत कौन होगा? दोनों में मजबूत कौन होगा? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगा, वह शक्तिशाली माना जाएगा। अब बताओ तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और हाइड्रोजन का +1 होता है। 3 दूनी के 6, -6 में से 1 गया, -5 को इधर बजेंगे, यहां नाइट्रोजन का आ गया +5। यहां बताओ -2, 2 दूनी के 4, हाइड्रोजन का +1, 2 दूनी के 4, -4 में से 1 गया, -3 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? +3। बताओ यहां नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां नाइट्रोजन की +3 है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? कहना HNO3 होगा। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट समझ चुके होंगे। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में दिक्कत हो रहा हो तो पिछले लेक्चर को आप एकदम सिलसिलेवार देखिए, सिस्टमेटिक देखिए। केवल देखिए ही नहीं, उसे समझिए। केवल उसे कॉपी में उतारिए ही नहीं, जिंदगी में उतारिए। तब बेटा आप कुछ समझ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े। अब इस पर हम लोग कुछ आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन परबल अम्ल है? आपसे कह दे, ये कई बार 12 बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। कह रहा है कि निम्न में से कौन परबल एसिड है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिया है HClO, जिसको हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं, HClO2 इसको हम लोग कहते हैं क्लोरस एसिड, HClO3 कहते हैं क्लोरिक एसिड और HClO4 को कहते हैं परक्लोरिक एसिड। कुछ नहीं, एक ही एलिमेंट का ये ऑक्सी एसिड है। किसका ऑक्सी एसिड है? क्लोरीन का। सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन है। तो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले। यहां देखो तो ऑक्सीजन का होगा -2 और हाइड्रोजन का होगा +1। तो देखो तो -2 में से 1 निकल गया, क्या होगा? -1 को इधर भेजेंगे। यहां क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा? +1। यहां देखो -2, यहां इसका +1, 2 दूनी के 4, -4 में से 1 गया, -3 इधर भेज देंगे तो यहां क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट
+3। क्यों क्लोरीन का निकाल रहे हैं, यही सेंट्रल एटम है। अरे इसमें गुंडा कौन है, यही क्लोरीन गुंडा है। और मेरे भाई देख रहे हो ऑक्सी एसिड है कि नहीं, यही क्लोरीन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है तो इसको ऑक्सी एसिड कहेंगे। बता इस गुंडा का ऑक्सीडेशन स्टेट, इस कल्लोरानी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2 3 दूनी के 6, -6 इसका +1 होता है, -6 में से 1 गया, -5 को बराबर के इधर भेजेंगे +5 आ गया। यहां कल्लोरानी की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां देखो -2, यहां +1। कहां से लिख रहे हैं -2? अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मानते हैं, ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मानते हैं, तो क्या माने -2। हाइड्रोजन का क्या मानते हैं +1। 4 दूनी की 8, -8 में से 1 गया, -7 को बराबर के इधर भेज देंगे +7। यहां कल्लोरानी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ +7। अब तुम बताओ, खुद निर्णय तुम लोग की कौन सा आंसर होना चाहिए। इस ऑक्सी एसिड में कल्लोरानी की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसमें कल्लोरानी की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसमें कल्लोरानी की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसमें कल्लोरानी की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो अभी बताए हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड के। तो यहां करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा जी, हमारा डी होना चाहिए। कई बार पूछा गया है, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। एक और प्रश्न इस पर बता रहे हैं, किसी को दिक्कत है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे जवाब दीजिए कि कहां दिक्कत है। हाँ, अब ये निकालना तो आना ही चाहिए, नहीं निकालना आ रहा है तो समझिए कि हम बेकार हैं, हमको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है और केवल आप किताब लेके घूम रहे हैं। मैथमेटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, यह फादर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा भी कंसेप्ट यदि नहीं है तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को पढ़ने में दिक्कत होगा आपको। कुछ बच्चे जिनका मैथमेटिक्स बिल्कुल कमजोर होता है, वो डर के मारे सब्जेक्ट चेंज करके बायो ले लेते हैं। डर से सब्जेक्ट मत चेंज कीजिए, रुचि और इंटरेस्ट हो वही सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए। कामयाबी की यही राज है कि जिस चीज को करने में आपको मन लगे, किक मिले, वही काम कीजिए। लेकिन शर्त है कि वह काम अच्छा होना चाहिए, सोसाइटी के दृष्टिकोण से बेहतर होना चाहिए, समाज देश राष्ट्र के दृष्टिकोण से वह बेहतर होना चाहिए, तभी लोग उसको अच्छा बोलेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और आ रहा है, इसका जवाब दीजिएगा। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। कह रहा है कि निम्न में से कौन परबल अम्ल है, WOF कह रहा है। क्या है, देखो बुतरू, ये WF क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग। कभी भी निम्न में से कौन का लिए हम WF लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। यहां दोनों सल्फर का ऑक्सी एसिड ही बेटा जी दिया है, कह रहा कि निकालो H2SO2, इसको हाइपो सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। अभी नाम से आपको मतलब नहीं है, जब भी हम लोग 12 में चलेंगे सल्फर के ऑक्सी एसिड पढ़ना है, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड पढ़ना है, वहां डिटेल नाम जानेंगे, कब हाइपो लगाएंगे, कब पायरो लगाएंगे, कब मेटा लगाएंगे, कब अर्थो लगाएंगे, सब सिखाएंगे, घबराने की बात नहीं है। H2SO3 को सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और H2S2O7 बड़ा ही महत्वपूर्ण है जिसको ओलियम कहते हैं। ये तो बात सबको पता है। अब बताइए इसमें सेंट्रल एटम कौन है, कमेंट बॉक्स में आप जवाब मुझे दीजिए कि सेंट्रल एटम किसको माने, कौन माने, किसकी संख्या कम है। वेरी गुड, सबका जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग। कौन है, वह कौन है, तो यहां सनम है, सनम है, सनम है, सनम है। सनम का पोल खोल देना है भाई, पोल खोल के दिखा अब तू कितना होगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल के दिखा रहे हैं। यहां बताओ तो ऑक्सीजन का तो -2 मान लोगे, यहां हाइड्रोजन का +1, तो 2 दूनी के 4, -4 में से 2 निकल गया, -2 को इधर भेजेंगे तो यहां इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। क्लियर। यहां ऑक्सीजन का क्या मानेंगे, -2, हाइड्रोजन का तो +1 होता है, रूल है। तो 3 दूनी के 6 में से 2 निकल गया, 2 एकम 2, 6 में से 2 निकला 4, इधर भेजेंगे क्या होगा, यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रहा है। तो देख लो, यहां देखो तो ऑक्सीजन का -2, यहां +1, 4 दूनी के 8, -8 में से 2 निकल गया, -6, तो यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या +6 आ रहा है। और ओलियम का नाम सुने हो, ठीक है, इसी को पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, कई बार पूछा गया है। इससे संबंधित एक बात याद रखिएगा, H2SO4 में ही जब SO3 गैस को मिलाते हैं तो इसको ओलियम कहते हैं। इसी को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, आपको कई बार बताए हैं। इसमें भी निकाल लो, यहां ऑक्सीजन का -2 होगा, हाइड्रोजन का +1 होगा, 7 दूनी के 14, -14 में से 2 गया, -14 में से 2 गया, हो जाएगा हमारा -12, -12 को इधर भेजेंगे +12 डिवाइडेड बाई 2, यहां सल्फर का भी +6 आ गया। तो ये तो स्ट्रांग होगा नहीं, ये तो स्ट्रांग होगा नहीं। अब बवाल हो रहा है कि इस +6 में किसको हम मानेंगे। तो याद रखना एक बात कि यदि
ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना सेम आ जाए, क्या आ जाए, सेम रहे, तो याद रखना ऑक्सीजन एटम पर ध्यान देना है, इसकी संख्या अधिक होगा तो अम्ल की शक्ति क्या होगी, एसिड की शक्ति बढ़ेगी। क्यों होगा, क्यों घटेगा, क्यों बढ़ेगा, इसकी चर्चा केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग सीखेंगे। रेजोनेंट रेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस की घटना सीखेंगे, वहां बताएंगे आपको। अभी याद रखना है कि यदि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ जाए किसी ऑक्सी एसिड में तो उसमें ऑक्सीजन की संख्या देखना है। देख रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी +6 है, यहां भी +6 है, तो अब देखो किसमें ऑक्सीजन अधिक है, इसमें 4 ऑक्सीजन है, इसमें 7 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एटम की संख्या बढ़ेगी तो एसिड की शक्ति भी क्या होगी, एसिड की शक्ति बेटा क्या होगी, याद रखना एसिड की शक्ति भी क्या होगा, बढ़ेगा, याद रखिएगा। तो अब बताओ हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ओलियम होना चाहिए। किसी को दिक्कत या किसी को कहीं प्रॉब्लम, कहीं भी समस्या हो तो बताइए। अब ये नहीं पूछना है कि माइनस कहां से लिखे हैं, ये नहीं पूछना है कि प्लस कहां से लिख रहे हैं, ये नहीं पूछना है कि सेंट्रल एटम कौन होगा, सब कुछ बता चुके हैं। आप सिस्टमेटिक टेबल पढ़ते चलिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलो आगे की ओर बढ़े। एक प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इसका उत्तर आपको देना है। कह रहा है कि निम्न यौगिकों को बढ़ते हुए अम्लीय शक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अम्लीय शक्ति के क्रम में व्यवस्थित, नाइट्रोजन के ऑक्साइड दिया है, इसी का नाम होता है बेटा जी, आप तो जानते ही हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखेगा, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं इसको। इसी को लफिंग गैस भी कहते हैं, लफिंग गैस कहते हैं। इसका कई बार सूत्र पूछा जा चुका है, लफिंग गैस का। हंसाने वाला गैस है, यह रंगहीन होता है और यह उदासीन स्वभाव का होता है। यहां NO2 दिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब कह रहा है कि इसकी बढ़ते हुए अम्लीय शक्ति के क्रम में सजेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। यहां सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम होगा वह कम अम्लीय होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उसका अम्लीय शक्ति बढ़ेगी। तो ज्यों ज्यों ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उसी क्रम में इसको आपको सजा देना है, ठीक है। तो आप करके हमें बताइए कि कौन सा उत्तर सही हो रहा है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, इसको अरेंज कीजिए। और ये सवाल कई बार 12 बोर्ड में भी पूछे जा चुके हैं। ये 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा निम्न में से कौन अम्लीय होगा, निम्न में से कौन लफिंग गैस का सूत्र होगा, याद रखिएगा। और याद रखिएगा लफिंग गैस कैसा होता है, याद रखिएगा, या न्यूट्रल स्वभाव का होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है, और याद रख कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, याद रखिएगा, स्पष्ट। तो आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। इस ऑक्सीडेशन स्टेट के द्वारा ही हम लोग रेडॉक्स रिजेक्शन की पहचान करते हैं। और रेडॉक्स रिजेक्शन क्या है, जिसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया और अवकरण की प्रक्रिया दोनों साथ साथ होता हो, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया हो, जिसमें रिडक्शन की क्रिया दोनों साथ साथ होता हो, उसको हम लोग रेडॉक्स रिजेक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं बताए थे कि यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब उस पर जो चार्ज होता है बढ़ रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और जिसका चार्ज घट रहा हो उसको रिडक्शन बोलेंगे। समझने के लिए पुनः बता दूं, मान लीजिए कि मेरे माथे पर +5 चार्ज है और अभिक्रिया के फलस्वरूप ये बढ़ करके +8 हो जाए, तो कहना कि सर आरिफ सर आपका ऑक्सीडेशन हो गया। और जब मेरा ऑक्सीडेशन होगा तो मैं कहलाऊंगा कैसा पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाऊंगा। और यदि मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से घट करके 0 हो गया तो कहना सर आपका रिडक्शन हो गया। और जब किसी पदार्थ का रिडक्शन होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रयोग रेडॉक्स अभिक्रिया, आक्सीकारक जिसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, एवं अकारक की पहचान में किया जाता है। कैसे हम करेंगे, ध्यान से आप समझिएगा। एक सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं, इक्वेशन C+O2CO2। ये तो बचपन से अवगत होंगे कि जब कोयला को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 बनता है और हमें क्या प्राप्त होता है, हीट प्राप्त होता है। कोई कहे कि बताओ इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या यह अभिक्रिया रेडॉक्स है कि नहीं है। तो पहचानने की तरीका, सबसे पहला काम आपका कि सभी जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसमें जितने भी एटम होंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। यहाँ कार्बन एलिमेंटल स्टेट में है, फ्री अवस्था में तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सुन। यहाँ ऑक्सीजन भी एलिमेंटल स्टेट में हमेशा ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है तो 0। और केमिकल बॉन्डिंग अप्रोच बताते हैं, सेम एलिमेंट के बीच कोई भी बॉन्ड
बॉन्ड बने, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0। तो यहाँ O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा जी? 0 होगा। किसी को दिक्कत? अब बताओ यहाँ कार्बन का क्या होगा? तो ऑक्सीजन का हम जानते हैं -2 होगा, तो 2 दूनी के -4, इधर भेज देंगे तो +4 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, +4 आ गया। अब देखो यहाँ कार्बन पर तुम ध्यान रखोगे, यहाँ देख रहे हो कि कार्बन की ऑक्सीडेशन संख्या 0 से, तो इधर भी कार्बन पर ध्यान देना है, कहीं और कार्बन है क्या? नहीं है। तो इधर इस साइड कार्बन पर ध्यान रखना है, तो इधर इस साइड कार्बन पर ध्यान रखना है। इधर मैग्नीशियम पर ध्यान होना चाहिए, तो इधर भी मैग्नीशियम पर ध्यान होना चाहिए। यदि पूजा पर ध्यान होना चाहिए तो इधर भी पूजा पर ध्यान होना चाहिए। इधर किताब पर ध्यान होना चाहिए तो इधर भी किताब पर ध्यान होना चाहिए। इधर गाड़ी होना चाहिए तो इस साइड भी गाड़ी पर ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन संख्या 0, अभिक्रिया के फलस्वरूप 4 हो गया। ऑक्सीडेशन संख्या में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। और जब वृद्धि होगा तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? इसी प्रक्रिया को तो हम लोग कहते हैं कि यह क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। ऑक्सीडेशन संख्या में वृद्धि ऑक्सीडेशन कहलाती है। और यहाँ देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या अभिक्रिया के फलस्वरूप घट रही है। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रहा है। और जब कमी हो रहा है तो बेटा जी क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर में कमी को ही हम लोग कहते हैं रिडक्शन की क्रिया हो रही है। और जब रिडक्शन की क्रिया हो रही है तो कह सकते हैं कि यह रिएक्शन कैसा है? रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसा है भाई? यह रेडॉक्स रिएक्शन है। आसानी से पहचान सकते हो कि नहीं? एक चीज और बताओ, यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या आरिफ सर बताए हैं? जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब यह किसका काम करेगा? यह याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, मतलब यह अकारक का काम करेगा। और यहां देख रहे हो कि ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो कोई पूछे ये किसका काम करेगा? कहना कि यह सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा। क्लियर है? फिर एक और उदाहरण के माध्यम से हम बता रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप ले लिए हो? समझो, अब समझते चलो, जल्दी जल्दी फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए बेटा। यदि निकालना नहीं आएगा तो समझो कि हमको दिक्कत का सामना करना होगा, दिक्कत का सामना करना होगा। अब देखिए आपके सामने एक और उदाहरण ले रहे हैं, उसमें पहचानना है कि रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। यहां देखिए, यह उदाहरण तो हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो धातु अपना ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। रिजेक्शन को संतुलित कर दें, यहाँ रिजेक्शन को संतुलित कर दें। यहाँ बताओ मैग्नीशियम फ्री स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। ऑक्सीजन का 0 होगा। और यहां ऑक्सीजन का -2 होगा। अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन का -2 मानते हैं। -2 को इधर भेजेंगे +2, और हमेशा ग्रुप 2 के तत्वों का +2 होता है। सबका निकाल देंगे। इधर मैग्नीशियम पे ध्यान रखना है, तो इधर मैग्नीशियम पर बढ़ रहा है तो कह देंगे ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। और यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या अभिक्रिया के फलस्वरूप घट रहा है, तो ये काम रिडक्शन हो रही है। बताओ क्या यह रेडॉक्स रिएक्शन है? कह सकते हैं सर कैसा है? यह एक रेडॉक्स रिजेक्शन हो रहा है। बेटा जी जब रेडॉक्स रिजेक्शन हो रहा है तब इसमें पहचानना है कि कौन पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहना कि यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और मैग्नीशियम यहाँ क्या है? जिसका मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। सॉरी, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है बेटा जी? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन यहां गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा पुनः। देखिए यही तो मैग्नीशियम है बेटा जी, और यह ऑक्सीजन है। यहां देख रहे हैं कि MgO बना रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग निकाल देते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, इसको संतुलित कर देते हैं। देखिए यहां मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां 0, यह भी बताने की जरूरत नहीं, इसका -2 तो इसका +2। अब देख रहे हो कि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन संख्या में वृद्धि हो रहा है तो कह देंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है कह देंगे कि यह क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। मतलब धातु किसका काम करेगा? हमेशा
याद रखा रिड्यूसिंग एजेंट का, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या अभिक्रिया के फलस्वरूप यहां देख रहे हैं कि घट रही है, 0 से घट करके -2 हो गया, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो कह देंगे कि यह कैसा पदार्थ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो बता मेरे भाई ये कैसा पदार्थ हो, कैसा रिजेक्शन होगा, कहना कि सर ये रेडॉक्स रिजेक्शन होगा। किसी को दिक्कत है क्या? और उदाहरण लेके समझा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। अरे बोलो, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, एक और बता रहे हैं। अब ध्यान दो, लाइट पड़ने के वजह से ना बेटा, लाइट का इतना बुरा प्रभाव है आंख पे, दिक्कत होने लगता है। अब हम लोग को तो पढ़ाने का हैबिट है कम लाइट में, और यहां लाइट ज्यादा जलते रहता है, जिसकी वजह से दिक्कत होने लगता है आंख पे। ध्यान दीजिएगा, एक और समीकरण को हम लोग समझेंगे। यहां आपसे कह दिया जाए कि इसको बताना है कि यह रेडॉक्स है कि नहीं, CaCO3 है। इसको जब ही हम लोग गर्म करते हैं 1200 से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस पर, यह टूट करके CO देता है प्लस CO2 देता है। ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले हम सबका निकालेंगे। ये बताओ यहाँ कैल्शियम का क्या होगा, ग्रुप 2 का तत्व है तो +2, यौगिक में रहे तो +2, इसका -2, 3 दूनी के 6, -6 में से 2 निकल गया, 3 दूनी के 6, -6 में से 2 निकल गया, तो -4 को इधर में देंगे +4। यहां देख रहे हैं कि -2, तो इसका +2, इसका -2, 2 दूनी के 4 +4। यहां देखो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, यहां 2, कोई चेंजिंग हो रहा है? नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं। अब बताओ यहां कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, कहां कार्बन है यहां ध्यान रखना है, इसकी भी ऑक्सीडेशन संख्या में नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। बेटा जी यहां बताओ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहां भी देख रहे हो कि -2 है, यहां भी देख रहे हो -2 है, कोई चेंजिंग है? नो चेंज। तो जब नो चेंज हो रहा है तो कह सकते हैं कि यह रेडॉक्स रिजेक्शन नहीं है, रेडॉक्स रिजेक्शन नहीं है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो इसका भी, एक और उदाहरण बता रहे हैं। ले लिया? चलो यहां ध्यान दो। अब एक समीकरण हम ले रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसको डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन कहते हैं, आप 11th में सब पढ़ के आए हैं। यह जिंक धातु है, रिजेक्शन कराते हैं H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से, तो यह बेटा बनाता है ZnSO4, मतलब जिंक इस सल्फेट रेडिकल को लेके भाग गया, ZnSO4 और H2 मुक्त कर रहा है। किसी को दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। एलिमेंटल स्टेट में है 0, यहाँ हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, 4 दूनी के -8, -8 में से 2 गया, -8 में से 2 गया, क्या बचा? -6, इधर भेज देंगे +6। क्लियर? किसी को दिक्कत? यहां देखो हाइड्रोजन के यहाँ 0। अब कैसे निकालते हैं? सल्फर का निकालना है तो जिंक का पता ही नहीं, तो इसको इस अंदाज से समझेंगे। देखो फॉर्मूला हमेशा 2 रेडिकल से बना होता है, एक निगेटिव रेडिकल, एक पॉजिटिव रेडिकल, धनात्मक पार्ट और ऋणात्मक पार्ट। एक पार्ट पर यदि चार्ज ज्ञात हो तो दूसरे पार्ट पर हम चार्ज बता सकते हैं। बताओ सल्फेट पर टोटल पर कितना चार्ज होता है? -2, तो कंफर्म है कि इस पर क्या होगा? +2। यदि मान लीजिए A और B आपस में जुड़ा है, पता चल गया B पर -3 चार्ज है, तो कंफर्म है कि A पर +3 चार्ज होगा। यदि NaCl है, यदि इस पर -1 होगा तो इस पर प्लस होगा। यदि मम्मी हो और पापा हो, यदि मम्मी पर -5 हो तो पापा पर +5 होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया, रेडिकल पर चार्ज याद होना चाहिए। अब तो +2 जिंक का निकल गया, अब इसको हम हटा रहे हैं बेटा जी, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। अब बताओ हम सल्फर का निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा? ऑक्सीजन का अब -2, 4 दूनी के 8, -8 में से 2 गया, -6, तो यहाँ सल्फर का +6। और हाइड्रोजन जो H2 के फॉर्म में होता है तो 0 0, ऐसे भी समझते H सिंगल बॉन्ड H 0 0, तो इसका 0 0 हो सकता है। अब बताओ यहाँ ऑक्सीडेशन संख्या में चेंजिंग नजर आ रहा है किसी को? देखो तो यहाँ चेंजिंग आ रहा है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़ करके +2 हो रहा है, अर्थात ये ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, और ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है तो जिंक यहाँ किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजिंग है? नो चेंजिंग। यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजिंग है? बोलेंगे नो चेंजिंग। लेकिन हाँ यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से क्या हो रहा है बेटा जी? +1 से घट करके 0 हो गया, मतलब रिडक्शन की क्रिया हो रही है। क्लियर है? अब रिडक्शन की क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, तो कह सकते हैं कि यह कैसा पदार्थ होगा, कैसा रिजेक्शन होगा? कहना कि सर जी यह रिजेक्शन रेडॉक्स होगा, रेडॉक्स रिजेक्शन है। कैसा रिजेक्शन है बेटा जी? रेडॉक्स रिजेक्शन है। अब बताओ कोई पूछे कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट जिंक होगा तो ये टोटल H2SO4 क्या होगा? यह हाइड्रोजन जो है किसमें है? H2SO4 में है, तो यहाँ बोल सकते हो कि हाइड्रोजन किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। बोलो किसी को एतराज?
समस्या, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। एक और बता रहे हैं, लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिए हो, एक और समझो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा। इस रिएक्शन को ध्यान से देखना बेटा जी। कोई पूछे कि बताओ क्या होगा, इसका नाम तुम जानते हो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें हम डालते हैं NaCl का जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके निगेटिव पार्ट के साथ जुड़ जाएगा तो AgCl बनाएगा। देखो तो क्या बनाएगा, AgCl का व्हाइट PPT देता है, व्हाइट PPT उजला अवक्षेप। अवक्षेप क्या है, वह ठोस पदार्थ है जो विलयन में अघुलनशील होता है, ठीक है, S लिख देते हैं ठोस के लिए। और क्या बनाता है, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव सट जाते हैं, NaNO3 का जलीय विलयन प्राप्त होता है। इसको मैट्रिक में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ के पाए हैं। अब हमको निकालना है पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए हमको Ag का पता ही नहीं है, ऑक्सीजन का तो यहाँ पता है -2 होगा, ये क्लियर है, लेकिन Ag का क्या होगा। तो अभी टेक्निक बताए हैं तुमको, टेक्निक बताए हैं, नाइट्रेट आयन पर -1 चार्ज होता है तो Ag पर +1 हो गया। अब हटा दे क्या नाइट्रेट को, अब बताओ इस नाइट्रेट को हटा देते हैं भाई, नाइट्रेट पर जो चार्ज होता है। अब बताओ ऑक्सीजन का हमको निकालना है क्या होगा, ऑक्सीजन का निकालना है क्या होगा, तो ऑक्सीजन का तो -2 होता है सर जी, आप बताए थे ऑक्सीजन का यहाँ क्या होगा, -2 होगा, तो 3 दूनी के 6, -6 में से 1 गया, -5 इधर भेज देंगे, +5 हो गया। सोडियम पर प्लस चार्ज 1 होता है तो इस पर -1 होगा, इस पर -1 होता है तो इस पर +1 हो जाएगा। और देखो यहाँ सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2, 3 दूनी के 6, 6 में से 1 गया, -5, -5 को इधर भेज देंगे तो +5। अब देख रहे हो कि यहाँ सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर सिल्वर पर ध्यान रखना है तो इधर सिल्वर पर कोई चेंजिंग। यहाँ बताओ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या, कोई चेंजिंग। यहाँ देख रहे हो कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। और इधर देख रहे हो कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या में कोई चेंजिंग, बोलना नो चेंज। क्या लिखोगे, नो चेंज, इसके ऑक्सीडेशन संख्या में कोई चेंज नहीं है, यहाँ नो चेंज हो रहा है। इसके भी ऑक्सीडेशन संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है बेटा, अरे हो रहा है क्या, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। तो क्या यह रिएक्शन रेडॉक्स है, बोल सकते हैं नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट रेडॉक्स, नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, यह रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट के माध्यम से बता सकते हो कि कौन सी दिया गया अभिक्रिया रेडॉक्स रिजेक्शन है या नहीं है। और रेडॉक्स रिजेक्शन है तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा याद रखना है वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा वह जिसका रिडक्शन होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आसानी से पहचान सकते हो। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कमेंट बॉक्स में बताओ। कुछ हम अभिक्रिया दे रहे हैं, उसको जांचना है कि रेडॉक्स है कि नहीं है। रेडॉक्स होगा तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान करना है, रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान करना है। ठीक है, सवाल आपके सामने है, इसको जांचना है कि रेडॉक्स होगा कि नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, ले लिए हो। इसको भी जांचना है, देखना H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, याद रखिएगा पर ऑक्साइड। और जिसमें पर ऑक्साइड आ जाता है समझना है कि इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानेंगे, -1 मानेंगे। इसको जांचना है होगा कि नहीं होगा। रिजेक्शन दिया गया है, आपको जांच के दिखाना है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। बताइए, ये कई बार सवाल पूछा गया है कि K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बताइए, ओरली जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए कि क्या होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए कि क्या होगा बेटा। +6 होगा, +7 होगा, +2 होगा, बताइए जवाब दीजिए। K2Cr2O7 ओरली ऑक्सीजन का -2, 7 दूनी के 14, -14 में से 2 गया -12, -12 किधर भेजेंगे +12, +12 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा उत्तर। सबका जवाब सही आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर ए होना चाहिए +6। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कई बार पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है NiCO का होल 4, इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। आपको पता है कि यहाँ CO जो लिगेंड जुड़ा हुआ है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, कार्बोनिल, तो 4 0 0 होगा। तो निकल की ऑक्सीडेशन संख्या ऐसे ही स्पष्ट हो रहा है। 110% आपका सही उत्तर आ रहा है, बिल्कुल। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा जी, सवाल कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज।
अभी तो बताए हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसी को कहते हैं H2O2, और H2O2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ऐसे H2O2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, परऑक्साइड लिंकेज होता है, आप ऐसे भी बना सकते हो, ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो बताओ इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या क्या होता है, -1, इसी को कहते हैं हम कौन, परऑक्साइड बॉन्ड या परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। आंसर बिल्कुल सबका सही दे रहे हैं सर, -2 तो होगा ही नहीं, -1/2 कहां होता है, सुपर ऑक्साइड में होता है, ओजोनाइड में -1/3 होता है। उत्तर सबका सही है बी, इसका उत्तर सही है बी, परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इसका आप जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि H2H2O8, इसी को मार्शल एसिड कहते हैं, H2H2O4, H2H2O6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्रमशः होता है। कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा निकाल के, इसी में गड़बड़ हो जाइएगा, मार दीजिएगा 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 16 में से 2 गया, 16 में से 2 गया 14, तो एक सल्फर का 7 गलत है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी +6 से नहीं अधिक आएगा, क्योंकि सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। जवाब दीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इसका जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि ब्रोमीन जो है वह अभिक्रिया करके BrO3 में परिवर्तित हो रहा है, तो इस अभिक्रिया में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन संख्या बदलता है। आप जवाब दीजिए, मैं भी बता रहा हूं इसको, देखिए यही है, कह रहा है कि Br2 है और यह अभिक्रिया के फलस्वरूप BrO3 में बदल रहा है, तो यहां ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन संख्या 0, इस पर -1 है, तो ऑक्सीजन का क्या मानते हैं हम, -2, 3 दूनी के -6, -6 को इधर भेजेंगे तो +6, +6 में से 1 निकल गया, कितना बचा, +5, यहां ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन संख्या 5 है। तो आंसर क्या होना चाहिए, सबका सही आ रहा है, 0 to +5 आना चाहिए। बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर आ रहा है 0 to +5। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। ये सवाल तो हम बताए हैं, S4O6-2, ठीक है, बहुत ही फेमस आयन है। इसमें कह रहा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन संख्या बाएं से दाएं क्रम से होगी, तो केमिकल बॉन्डिंग अप्रोच के द्वारा बताइए उत्तर क्या होना चाहिए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। कुछ लोग का जवाब तो बिल्कुल सही आ रहा है, जल्दी जल्दी फटाफट दीजिए कमेंट बॉक्स में उत्तर। आगे बढ़े, ठीक है, इसको हल कीजिएगा, पिछला लेक्चर को अवश्य देखिएगा। यदि इस तरह के सवाल बनाने में दिक्कत होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले लेक्चर का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जरूर देख लीजिए। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि विरंजक चूर्ण में दोनों क्लोरीन परमाणु का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जनरली फॉर्मूला हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, CaOCl2, ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो CaOCl का होल Cl। लेकिन विरंजक पाउडर का या एक्चुअल कंपोजिशन नहीं होता, जब क्लोरीन हम लोग पढ़ेंगे 12 में तो बताएंगे। स्ट्रक्चर इसका ऐसा ही बताए थे, OCl और यहां बताए थे Cl। इसका तो -1 होगा, इसका +2 होगा, इसका -2 होगा, लेकिन यहां क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता याद रखिएगा ऑक्सीजन से कम है, इसलिए इस क्लोरीन का +1 हो जाता है। तो एक का उत्तर +1, एक का -1 होगा। यह कई बार पूछा जा चुका है, +1 एंड -1 ये बताए भी थे। सबका उत्तर सही आ रहा है, +1 -1 +1 -1। आगे की ओर बढ़ते हैं, Br3O8, ठीक है, में प्रत्येक ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है, ठीक है। यदि आप ओरली निकालिएगा तो 8 दूनी के 16, यहां क्या आ जाएगा, 8 दूनी के 16 +16/3 आ रहा है। और जब भिन्न में आ जाता है तो समझते हैं कि वह एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, अर्थात यह तीनों ब्रोमीन का एवरेज है, अर्थात यह तीनों ब्रोमीन का अलग अलग भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। अब क्या होगा आपको बताना है। इस तरह के सवाल हम बहुत सारा आपको बता चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले और जवाब मुझे दे। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम सवाल आपके सामने आ रहा है कि Fe3O4 एक लोहा का अयस्क या खनिज है जिसको हम लोग मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो बताए थे आपको कि कुछ खनिज या अयस्क जो होते हैं, बेटा जी याद रखिएगा, कुछ खनिज और अयस्क जो होते हैं वे कई पदार्थों के कई पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जैसे उसमें बताए थे Pb3O4, Mn3O4, Fe3O4। तो आपको याद रखना है कि Fe3O4 जो होता है यह 2 चीजों से मिलकर बना होता है, FeO+ Fe2O3, इसी का यह कंपोजिशन होता है।
अब आप बताइए, इसमें देखिए तो इसमें इस लोहा का ऑक्सीडेशन संख्या -2, तो इसका +2, एक लोहा का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकल गया, और इसमें 2 लोहा और है तो इसका -2, तो 3 दूनी के -6, -6 को इधर भेज दिएगा +6, +6 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा तो +3 आ रहा है, मतलब एक लोहा का +3 और इसी में एक और लोहा है तो उसका भी +3, तो उत्तर आना चाहिए +2 +3 +3। तो यहां देख रहे हैं +2 +3 +3 आना चाहिए, यही उत्तर सही होगा। इसी प्रकार आपको बताए थे Pb3O4 में, Mn3O4 में हमेशा निकालिएगा तो फ्रैक्शन में आएगा, जब फ्रैक्शन में आ जाएगा तो समझना है कि वो औसत है। तो इस तरह से आप प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। पीछे वाले जितनी भी लेक्चर आपको पढ़ाई गई है उसको नोटबुक में लिखना है, दिए गए होमवर्क को निश्चित रूप से बनाना है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिजेक्शन क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे बैठ के पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।